हिमाचल प्रदेश के सोगी गांव में रहकर एक म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स करने वाले राजवर्धन भाई अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक ट्रैक पर जाने का प्लान बनाते हैं। अब पहले दिन शाम ढलने के बाद जहां पर वो लोग रुके थे वहीं पास से एक नदी बह रही थी। रात के 10 से 11 बजे तक इन लोगों ने खाना खाया। उसके बाद सारे के सारे अपने टेंट से बाहर निकल के एक कॉमन एरिया में आग जलाते हैं और वहीं आसपास बैठ जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद ही राजवर्धन के एक दोस्त ने उनसे बोला कि भाई ऊपर देखना एक बार, आसमान में तारे कितने सही लग रहे हैं। राजवर्धन ने यहाँ ऊपर आसमान में देखा और फिर एक स्टार गेजिंग ऐप के जरिए उन तारों के फॉर्मेशन को समझने की कोशिश की और देखते ही देखते इन्होंने पाया कि आसमान में लेफ्ट से लेकर राइट तक इन कई सारे तारों ने मिलके एक शेप बनाया है। और जब राजवर्धन ने इसे एंड टू एंड देखा ना, तब पाया कि भाई तारों ने एक भेड़िए का शेप बना रखा था। यहाँ राजवर्धन ने इस चीज को अपने बाकी दोस्तों को भी दिखाने की कोशिश की, पर राजवर्धन को छोड़ किसी को भी ऊपर भेड़िए की शेप दिखाई नहीं दे रही थी। अब उस रात राजवर्धन को आसमान में भेड़िया दिखना कोई इत्तेफाक की बात नहीं थी। हिमालय के पहाड़ियों में एग्जिस्ट करने वाली ताकतवर शक्तियाँ राजवर्धन को कुछ एहसास कराने की फिराक में थी। अब वो जो भी चीज थी उसे जानने के बाद आपके शरीर में भी ठंडी लहर की सरसराहट जरूर होगी आज। फिलहाल इस खतरनाक मिस्ट्री थ्रिलर को शेयर करने वाले राजवर्धन भाई के ईमेल का स्क्रीनशॉट अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, अभी राजवर्धन भाई की पूरी स्टोरी रिवील करने से पहले मैं आपसे पॉकेट ब्रोकर ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। आजकल हर कोई एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है, पर ट्रेडिंग सीखना इतना भी आसान नहीं है। राकेश झुनझुनवाला या विजय केडिया ने अपनी दौलत सालों की मेहनत से बनाई है, लेकिन आज के टाइम पर ना एआई ट्रेडिंग एकदम गेम चेंजर बन चुका है। पॉकेट ब्रोकर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर एआई ट्रेडिंग फीचर है। ये एआई बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स और टॉप ट्रेडर्स की स्ट्रेटेजी पे ट्रेंड है। ये प्लेटफॉर्म आपको लाइव मार्केट स्कैन करके एकदम रेडी सिग्नल्स देता है, वो भी ट्रेड डायरेक्शन, एक्सपायरी टाइम और कॉन्फिडेंस लेवल के साथ। मतलब पूरी एनालिसिस एआई करेगा, आपको सिर्फ सिग्नल्स फॉलो करने हैं। चलिए ट्रेड करके देखते हैं। एआई ने अभी एक सिग्नल दिया है, मैं उसे फॉलो करता हूं और ये देखिए रिजल्ट, और ये डायरेक्टली बैलेंस में ऐड हो जाता है। और साथ ही एआई सिग्नल्स फॉलो करके अपना बैलेंस भी ग्रो कर सकते हैं। और क्रिप्टो कार्ड और यूपीआई के जरिए डिपॉजिट करना भी बहुत ही आसान है। इसके बेनिफिट्स भी क्लियर है एकदम। लाइटिंग फास्ट एनालिसिस, नो इमोशंस, बिगनर्स के लिए परफेक्ट और साइड इनकम के लिए बेस्ट ऑप्शन। हर सिग्नल ट्रांसपेरेंट होता है और रिजल्ट आप ऐप के अंदर ट्रैक कर सकते हैं। पॉकेट ब्रोकर 10 साल से इंडिया में लीगली ऑपरेट कर रहा है और इसके कई पॉजिटिव रिव्यूज भी हैं। अगर आप भी एआई ट्रेडिंग ट्राई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करो और एक प्रोमो कोड यूज करना MRFL। इसे यूज करते ही आपको मिलेगा 100% डिपॉजिट बोनस। स्मॉल से स्टार्ट करो, सीखो और खुद फील करो एआई की पावर। पर एक चीज ध्यान रखना कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना प्रॉपर मार्केट रिसर्च जरूर करना। अब चलिए कहानी में वापस आते हैं। देखो, राजवर्धन भाई वैसे तो राजस्थान के किशनगढ़ से बिलोंग करते हैं। इनके स्कूल के अंदर जो भी म्यूजिकल इवेंट्स होते थे उसमें ये एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया करते। अब धीरे धीरे म्यूजिक के लिए जो इनका पैशन था ना, इन्होंने सोचा कि मैं इससे अपना प्रोफेशन बनाऊंगा। इसीलिए 12th खत्म होने के बाद इन्होंने कोई ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं की। इन्होंने डिसाइड किया कि आगे का पूरा टाइम ये अपना म्यूजिक सीखने में देंगे। पहला साल इन्होंने उदयपुर के अंदर ही एक म्यूजिक टीचर से इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सीखने में निकाल दिया। अब धीरे धीरे इनके दूसरे सिंगर्स और बैंड से कॉन्टैक्ट बनते गए और इसी चक्कर में इनको पता चलता है कि हिमाचल के सोगी में एक बैंड ऑपरेट करता है और उस बैंड के अंदर एक टीचर है और उस बैंड के अंदर जो गिटारिस्ट हैं वो राजवर्धन को गिटार सिखाने के लिए रेडी हो गए थे। राजवर्धन ने सोचा कि यार चलो इसी बहाने मैं पहाड़ में भी रह लूंगा और वहाँ जो म्यूजिक प्रोडक्शन का काम है वो भी मैं बहुत अच्छे से सीख पाऊंगा। अब यही सारी चीजें दिमाग में लेके राजवर्धन राजस्थान से सीधा पहुंच जाते हैं हिमाचल प्रदेश। शिमला से कोई 20-22 किलोमीटर पहले एक छोटा सा टाउन पड़ता है सोगी। ये बैंड उसी सोगी टाउन का है। अब राजवर्धन यहाँ पर रहकर अपनी म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स सीखने लगे और अगले 3-4 महीने में इनके कुछ दोस्त भी बन जाते हैं यहाँ पर। अब एक शाम ये लोग ऐसे ही सोगी के आउटर में घूम रहे थे तो इनके एक दोस्त ने बोला कि यार चल ना कैंपिंग करके आते हैं अगले वीक। तो इनमें से ही एक दोस्त ने बोला राजवर्धन को कि भाई तूने कभी ट्रैकिंग की है, कैंपिंग का कोई एक्सपीरियंस है तुझे? राजवर्धन ने बोला कि नहीं, ये सब तो मैंने नहीं किया आज से पहले कभी। फिर उस दोस्त ने बोला कि ठीक है, अगले सप्ताह हम सब चलेंगे ट्रैकिंग करने। ट्रैक करके ऊपर जाएंगे और वहीं कैंप लगा के रात को हम नाइट स्टे करेंगे, बहुत मजा आएगा। राजवर्धन ने आज से पहले कभी ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसे लगा कि यार चलो मैं भी नेचर को बहुत करीब से फील कर पाऊंगा और ये हामी भर देता अपने दोस्तों को कि ठीक है हम सब अगले वीक कैंपिंग करने जा रहे हैं। पर बोलते हैं ना कि हर इंसान की एनर्जी अलग होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हो सकता है यहाँ एग्जिस्ट कर रही हो, आप भी यहाँ पर बैठे हो, मैं भी बैठा हूँ, हो सकता है आपको फील हो जाए और मुझे फील ना हो। और कुछ ऐसा ही होने वाला था इन सब के साथ।
एक बहुत ही अलग तरीके की मिस्टीरियस स्टोरी आज आप इस वीडियो में सुनेंगे। अब फाइनली 20 मई 2023 को ये सब लोग कैंपिंग करने के लिए निकलते हैं। टोटल 7 दोस्त थे और इनके पास 2 गाड़ियां थी। अब एक गाड़ी में 4 लोग और दूसरे गाड़ी में 3 लोग थे। अब जो ये सातों दोस्त है ना, इनके नाम जान लेते हैं एक बार। पहली गाड़ी में कुणाल, स्नेहल, सचिन और कार्तिक, और दूसरी गाड़ी में थे राजवर्धन भाई, मनीष और राकेश। यहाँ इन टोटल 7 लोगों को याद रखना क्योंकि इनका कॉन्टेक्स्ट आगे पता चलेगा वीडियो में। 20 मई को ये सारे के सारे शाम के 8:30 बजे के आसपास कसोल पहुंचते हैं। कसोल पहुंच के इन्होंने एक होटल में नाइट स्टे किया और अगली सुबह इनको अब ट्रैक करने के लिए निकलना था। सुबह जल्दी उठकर इन लोगों ने खाने का सामान और जो भी बर्तन वगैरह थे वो सारे पैक किए और सबके पीठ पर यहाँ एक एक बैग लाद दिया जाता है। इसके बाद सब लोग पहुंचते हैं सीधा मलाना विलेज। मलाना विलेज से ऊपर जाके एक डैम पड़ता है और उसी डैम के पास से एक बहुत ही फेमस ट्रैक जाता है ऊपर के लिए। मैं फिलहाल उस ट्रैक का नाम नहीं लेना चाहता, पर जो भी लोग हिमाचल से हैं या फिर उन्होंने उस एरिया में विजिट किया है तो वो लोग समझ जाएंगे। दोपहर के 2 बजे उस डैम के पास से इनका ट्रैक स्टार्ट होता है। अब ये लोग रास्ते में बहुत मस्ती मजाक करते हुए धीरे धीरे आगे ट्रैक करते हुए जा रहे थे, पर इन्होंने एक चीज डिसाइड किया था कि रात होने तक हम चलते रहेंगे। जब तक रात नहीं होगी हम कहीं पर भी रुकने वाले नहीं हैं आज। अब राजवर्धन के लिए भी सब कुछ बहुत नया था। उसे थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी ट्रैक करने में, पर अपने साथियों की मदद से ये धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। शाम के 6 बजे ये लोग सीधा पहुंचते हैं अपने बेस कैंप। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था सबके साथ। अब बेस कैंप पहुंचकर यहाँ पर इनको खाना वगैरह बनाना था। वहाँ पास से एक नदी भी बह रही थी। इन्होंने उसी नदी के आसपास में अपना कैंप लगाया हुआ था। इस जगह पर राजवर्धन के एक दोस्त ने सबको ना अपना अपना काम डिवाइड कर दिया। कुछ लोग जाके लकड़ी लेके आएंगे, कुछ पानी लेके आएंगे, कुछ बर्तन वगैरह अरेंज करेंगे। तो सबका काम यहाँ डिवाइडेड था। अब जिस ग्रुप को लकड़ी लाने के लिए भेजा गया था उसमें टोटल 3 लोग थे और इसी 3 में से एक था राजवर्धन। ये तीनों थोड़ी देर जंगल की ओर जाते हैं और बाहर जो लकड़ियां पड़ी हुई थी उसे उठा के सीधा कैंप साइट पहुंचते हैं। शाम के 7 बजे इन लोगों ने खाना बनाना स्टार्ट किया। अब रात के 10 बजे तक इनका खाना बन जाता है। सबने बड़े चाव से खाना खाया क्योंकि ट्रैक करके आए थे, इनको भूख भी लग रही थी। अब खाना खाने के बाद सब अपना अपना बर्तन धोने लगे। बर्तन वगैरह धो के उस एरिया को क्लीन करके अब सारे एकदम फ्री हो चुके थे। इन लोगों ने डिसाइड किया कि कैंप के बाहर ही हम आग जलाते हैं और उसके किनारे बैठ के अपना बातचीत करेंगे। 1-2 लोग जो गिटार लेके आए थे, इन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे थोड़ा गिटार वगैरह भी बजाते हैं और एक ना बड़ा अच्छा सा माहौल क्रिएट किया जाए। ये इनका प्लान था। ये सबके सब आग के किनारे बैठ जाते हैं और इसी बीच जो स्नेहल लड़का था ना, वो बोलता है राजवर्धन से कि भाई ऊपर देखना, आसमान में तारे कितने सही लग रहे हैं। यहाँ पर स्नेहल की बात सुन के राजवर्धन ने एक बार ऊपर देखा और फिर ना ये उसी जगह पर लेट जाता है। ऐसे लेट के ऊपर स्टार गेजिंग कर रहा है और जहाँ पर राजवर्धन लेटा हुआ था उससे थोड़ी दूर पे ऊपर की तरफ जंगल था। 5 मिनट तक स्टार्स को देखने के बाद राजवर्धन बताते हैं कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जंगल के अंदर से कोई मुझे देख रहा है। मैंने अपनी गर्दन जंगल की तरफ घुमाई पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा और उस चीज को इग्नोर करके राजवर्धन चुपचाप ऊपर स्टार्स को देखने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद ही उन स्टार्स में से कुछ तारे इनको एकदम चमकदार दिखाई देने लगे। यहाँ पर राजवर्धन ने स्नेहल से पूछा कि भाई ऊपर जो तारे चमक रहे हैं वो कौन सा तारा है, वो उधर क्या टिमटिमा रहा है। एक ना बहुत क्यूरियस होके ये स्नेहल से सारी चीजें पूछने लगा। थोड़ी देर के बाद स्नेहल ने बोला कि ले, मेरे फोन में एक ऐप है स्टेलेरियम करके, उस ऐप से तू तारों के बारे में जान सकता है। पर वो ऐप खोलने से पहले राजवर्धन ने अपने नेकेड आई से पूरा देखने की कोशिश की, एकदम एंड टू एंड। और जब उसने पूरा फॉर्मेशन देखा ना, लेफ्ट से लेकर राइट तक, तब इसे पता चलता है कि वो फॉर्मेशन एक वुल्फ का था। एक भेड़िए की आकृति ऊपर बन चुकी थी। राजवर्धन बताते हैं कि मैंने बहुत ध्यान से काफी देर तक देखा उसे और एक एक चीज बहुत डिटेल में थी। उसके कान, उसकी पूंछ, आईज, सब कुछ बहुत डिटेल में मुझे दिखाई दे रही थी और साफ साफ पता चल रहा था कि ऊपर तारों ने एक प्रॉपर भेड़िए का शेप ले रखा था। राजवर्धन ने स्नेहल का फोन लेके वो ऐप खोला और ऐप को ऊपर तारों पे फोकस किया और ये बताते हैं कि भाई जब वो फोकस करके मैंने बाकी लोगों को दिखाया तो उसमें सिर्फ 2-3 लोगों को ही वो शेप दिखाई दे रहा था, पर वो भी भेड़िए का शेप नहीं। उस ऐप में पता चल रहा था कि भाई तारों ने एक लोमड़ी जैसा शेप बना लिया है। पर जो बाकी के इसके 4 दोस्त थे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें बहुत ब्लर्ड सा दिख रहा था सब कुछ। राजवर्धन यहाँ बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। मैंने तो अभी ऊपर देखा था भेड़िए का, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वुल्फ का शेप बन रहा है और बाकी लोगों को दिखाई भी नहीं दे रहा है। राजवर्धन ने बोला कि ठीक है तुम लोग फोन छोड़ो, ऐसे ही देखो आसमान की तरफ। ये सारे के सारे ऊपर देखने लगते हैं और इस पॉइंट पर भी राजवर्धन को प्रॉपर भेड़िए का शेप दिख रहा था,
पर इनके बाकी दोस्तों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रैंडम स्टार्स दिख रहे थे सिर्फ आसमान में। उस टाइम पर राजवर्धन ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, इसे लगा कि हो सकता है इत्तेफाक हो। ऐसे रैंडमली मुझे एक शेप दिख रहा है जो कि बाकी लोगों को विजिबल नहीं है, और अभी ये सब करते करते रात के 12:30 बज चुके थे। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार अब सोते हैं, कल सुबह हम लोग को जल्दी उठना है। अब अगली सुबह 7:30 बजे के आसपास उठ जाते हैं और ये उठ के वहीं नदी के किनारे पर जाके फ्रेश होने लगते हैं। यहाँ पर राजवर्धन देखता है कि जो इसके हिमाचली दोस्त थे वो फ्रेश होने के बाद उसी नदी में जाके नहा रहे हैं। राजवर्धन बताते हैं कि यहाँ पर नदी के पानी का टेम्परेचर माइनस में होगा। मेरे तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस पानी से कुल्ला कर सकूं, और ये मेरे जो दोस्त हैं ये लोग वहां पर जाके नहा रहे थे। इनको समझ आया कि ये लोग हिमाचली हैं, लोकल लोग हैं, इनको आदत हो गई ऐसे टेम्परेचर में नहाने की। नहाने के बाद सारे लोग अपना सामान पैक करते हैं, और सामान पैक करके अब यहाँ से इनको ट्रैक का जो फाइनल समिट था वहां तक पहुंचना है। अब वहां से करीब 3-4 घंटे चलने के बाद ये लोग फाइनली ट्रैक का जो आखिरी पड़ाव था उसमें पहुंच जाते हैं। राजवर्धन बताते हैं कि ट्रैक के आखिरी पड़ाव में चढ़ाई थोड़ी खड़ी हो गई थी, और इसी थकान की वजह से इन लोगों ने डिसाइड किया कि समिट से नीचे ही जो खाली ग्राउंड है उसी के आसपास हम आज कैंप सेट करेंगे। अब उस खाली एरिया में अपना कैंप सेट करके कुछ लोग फोटोज क्लिक करने लगे, कुछ इसमें से स्मोक करने लगे, और इसी बीच जो राजवर्धन था इसे ना पॉटी आ जाती है। अब देखो ऐसा बहुत बार होता है कि जब आप ऐसे ठंडे कंडीशन में ट्रैक करते हो, आपको आदत नहीं है, ऐसे फास्ट फूड खाते खाते आप आगे बढ़ रहे होते हो, तो बहुत बार आपका पेट खराब हो जाता है, खासकर उन लोगों का जो ऐसे एटमॉस्फेयर से यूज्ड टू नहीं होते हैं। अब राजवर्धन वहीं पर आसपास देखने लगा कोई जगह जहाँ इसे फ्रेश होना था, और तभी इसकी नजर पड़ती है एक पतली सी नदी की धार पे। इसे समझ आया कि जो नदी इसे कल रात मिली थी ना कैंप साइट पे, वही नदी यहाँ पर एक पतले से फॉर्म में बह रही है। राजवर्धन वही नदी के साइड पर जाके बैठ के फ्रेश होने लगता है। अब ये बताते हैं कि वहां फ्रेश होते होते जो सामने पहाड़ थे उन नजारों को मैं देख रहा था, और तभी मेरी नजर जहाँ पर मैं फ्रेश हो रहा था उस एरिया पे गई। इन्होंने पाया कि भाई वहां पर व्हाइट पाउडर से कुछ आकृतियां बनी हुई हैं, जैसे ड्राइंग होता है ना, वैसे कुछ ड्राइंग किया हुआ था वहां पर। राजवर्धन ने उस ड्राइंग को एक नजर देखा और फिर उसके बाद कुछ सोचा नहीं उसके बारे में। ये वहां पर फ्रेश होने के बाद अपने कैंप साइट की तरफ बढ़ने लगे। राजवर्धन बताते हैं कि जैसे ही मैं उस जगह से उठ के कैंप साइट की तरफ चल रहा था ना, तो मेरा मन ना एकदम भारी सा होने लगा। मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही थी अंदर से। आसपास जो भी चीजें मुझे दिखाई दे रही थी उन सबके लिए मेरे अंदर ना एक अजीब सी नफरत भरने लगी थी। मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ सेकंड कैंप साइट की तरफ चलने के बाद इन्होंने अपना डायरेक्शन मोड़ दिया नीचे की तरफ। जिस तरफ से चलकर ये लोग ऊपर आए थे उस साइड की तरफ राजवर्धन चलने लगे, और ये बताते हैं कि मुझे लगातार ऐसा फील हो रहा था कि कोई ना मेरा पीछा कर रहा है। और वहां नीचे की तरफ मैं अपने मर्जी से नहीं जा रहा था, मुझे कोई चीज खींच रही है अपनी ओर। थोड़ी दूर नीचे चलने के बाद इनको सामने अपनी एक गुफा दिखाई देती है। अभी राजवर्धन उस गुफा की तरफ बढ़ने लगते हैं, और जब ये गुफा के बिल्कुल पास पहुंचे तब ये पाते हैं कि गुफा के अंदर एक झरना है। राजवर्धन बताते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा था अंदर से, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं सीधा जाके उस झरने के नीचे बैठ गया। सुबह इतना ठंडा पानी था कि मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं जाके उसमें हाथ डालूं, और इस समय मैं उस झरने के नीचे बैठा हुआ हूँ। मुझे कोई भी ठंडक फील नहीं हो रही थी। उस ग्लेशियर मेल्टेड पानी में बैठे हुए राजवर्धन को 1 मिनट से ज्यादा हो चुके थे, और तभी इनको किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अब उस चिल्लाने की आवाज के साथ ही इनको अपनी ओर किसी के आने के फुटस्टेप्स की आवाज भी सुनाई देने लगी, और कुछ सेकंड के बाद ही राजवर्धन देखते हैं कि उस झरने के सामने एक आदमी खड़ा है। करीब 70-75 साल उसकी एज होगी, और उसने गले में एक लाल गमछा बांधा हुआ था। राजवर्धन ने उसका चेहरा ध्यान से देखा और पाया कि जो उसका दांत था ना वो बहुत अजीब से शेप के थे, और कुछ कुछ दांत उसमें एकदम ब्लैक हो रखे। वो आदमी राजवर्धन की तरफ एकदम डायरेक्ट आई कांटेक्ट करते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर अपने एक साथी को ढूंढ रहा हूँ, आपने देखा इस रास्ते से किसी को जाते हुए? राजवर्धन यहाँ एकदम डरे डरे बोलता है कि नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। फिर वो आदमी राजवर्धन को अगले 1.5-2 मिनट तक एकदम घूरता रहा, और कुछ देर घूरने के बाद वो वापस नीचे चला गया। उस आदमी के नीचे जाते ही राजवर्धन वहां से निकलता है और सीधा अपने कैंप साइट पहुंचता है। जब ये कैंप साइट पहुंचा तो इसके दोस्तों ने पूछा इससे कि कहाँ रह गया था तू?
तब राजवर्धन बोलते हैं कि मैं वहाँ झरने में नहा रहा था। उसके दोस्तों ने बोला कि यार तुझे ठंड नहीं लग रही है? राजवर्धन ने बोला कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ ठंड का। तब इसके दोस्त राजवर्धन से बहुत इंप्रेस हो गए। ये उसकी तारीफ करने लगे कि यार क्या जीन्स है इसकी, राजस्थान का लड़का और यहाँ हिमाचल में आके ऐसे -डिग्री ग्लेशियर वाले पानी में नहा कर आ गया। अभी ये सब सुनने के बाद राजवर्धन ने टॉपिक चेंज कर दिया। टॉपिक चेंज करके किसी और चीज के बारे में बात करने लगा। और ये बताते हैं कि धीरे धीरे मैं ना अपने फ्रेंड से एकदम आइसोलेट होने लगा। मतलब मैं दूर जाके बैठता, दूर से ही उनको देखता, दूर से ही कम्युनिकेट कर रहा था। इनको भी अजीब लग रहा था कि राजवर्धन के बिहेवियर में ऐसे अचानक चेंज कैसे आ गया। अपने दोस्तों के लिए भी वही नफरत वाली फीलिंग एकदम आने लगी इसके अंदर, और ये एकदम चिड़चिड़ा हो रखा है इस समय। रात को इन लोगों ने खाना बनाया और 10 बजे ही खाना वाना खा के ये अपने कैंप के अंदर चला जाता है सोने। इसने किसी से बातचीत नहीं की। फिर इनके दोस्त को लगा कि यार अचानक हो क्या गया इसे। अब कल सुबह उठकर जो ट्रैक का फाइनल समिट था, जिस पीक के लिए लोग चढ़ाई कर रहे थे, वहां पर इनको जाना था। ये लोग भी कुछ देर कैंप साइट के बाहर बैठते हैं और करीब 11:30 के आसपास सब अपने अपने टेंट में चले गए सोने के लिए। अगली सुबह उठकर ये लोग 10 बजे के आसपास उस फाइनल समिट की ओर ट्रैक करने लगते हैं। राजवर्धन बताते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ ही चल रहा था और कुछ देर के बाद ही मुझे एक पीक दिखाई देता है। एक चोटी थी और ना कुछ चीज थी जो मुझे खींच रही थी उस चोटी की तरफ। मेरे अंदर एक ख्याल आया कि कुछ भी हो जाए मैं उस चोटी के ऊपर जाके ही रहूंगा, मुझे वहां पर कुछ भी करके पहुंचना ही है। अभी ये लोग जिस रास्ते पर ट्रैक कर रहे थे उसके थोड़ी देर के बाद ही एक दूसरा रास्ता भी कटने लगता है और यहाँ राजवर्धन अपने ग्रुप को छोड़ के जो वो दूसरा रास्ता था उस पर चढ़ने लगे बहुत तेजी से। इनके अंदर अभी एकदम सुपर ह्यूमन पावर्स आ चुके थे। राजवर्धन बताते हैं कि वो जो दूसरा वाला रास्ता था ना, वो हमारे समिट तक नहीं जाता था। मैं गलत रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। मेरे दोस्तों ने पीछे से आवाज लगाई पर मैं पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहा हूँ। मैं भालू के जैसे दोनों हाथ और दोनों पैर से बहुत तेजी में ऊपर चढ़ रहा था और करीब 20 मिनट में ही मेरे दोस्तों ने देखा कि मैं उस पीक के एकदम करीब पहुंच चुका हूँ। राजवर्धन बताते हैं कि मैंने इतनी जल्दी ये डिस्टेंस कवर किया था पर मेरी सांस नहीं फूल रही बिल्कुल भी। मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे थे कि बस तू ऊपर तक पहुंच जा, तो जिंदगी में जो चाहिए तुझे सब कुछ मिलेगा। सारे खुशियां, धन दौलत, ऐशो आराम सब कुछ वहां ऊपर पहुंच के मिल जाएगा। कुछ इस तरीके की मोटिवेशन मेरे अंदर आ रही थी। जब इनके दोस्तों ने राजवर्धन को ऊपर देखा तो इन लोगों ने यहाँ से बहुत चिल्लाया। बहुत देर तक इस आवाज लगाकर बुलाते रहे पर राजवर्धन पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। ये उस चोटी के और करीब पहुंच रहा था। अब बहुत चिल्लाने के बाद भी जब राजवर्धन पीछे नहीं मुड़ा तब इनमें से एक दोस्त ने उसे गाली देके बुलाया। राजवर्धन बताते हैं कि वो गाली की आवाज सुनते ही मैं एकदम चौकन्ना हो गया। राजवर्धन बताते हैं कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये मैं तो नहीं हूँ, मेरे भीतर कोई और ही है। और ना मैं पीछे मुड़ के अपने उस दोस्त की तरफ देखा जो मुझे गाली देके बुला रहा था। मैं ऊपर से भागते हुए इसके पास आना चाहता था और इसी दौरान नीचे आते हुए मैंने छलांग लगा दी। कई फीट नीचे मैं जाके गिरा और मेरा आधा शरीर बर्फ में ढक चुका था। कुछ देर के बाद मेरे दोस्त भी मेरी ओर भागते आए और उनके आने से पहले ही मैंने खुद को उस बर्फ से बाहर भी निकाल लिया। थोड़ी देर के बाद जब मेरे दोस्त मेरे करीब आए तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि तू क्या कर रहा था, कहाँ जा रहा था ऊपर। और जिस समय वो राजवर्धन पे चिल्ला रहे थे, इसी दौरान राजवर्धन एक दूसरी ही आवाज में उनसे बोलता है कि तुम लोगों ने मेरा मकसद पूरा नहीं होने दिया। मेरा मकसद बहुत जरूरी था। ये रास्ता एकदम बेकार है। तुम लोगों ने क्यों रोका मेरे को? तुम लोग से भी जरूरी था मेरा मकसद। ऐसे बोल के राजवर्धन एकदम अजीब तरीके से अपना सर हिलाने लगता है। और जब ऐसे सर हिला रहा था तभी उनमें से एक दोस्त ने इसके माथे पर अंगूठा लगाया अपने ऐसे करके। उस दोस्त ने राजवर्धन के सर पर ऐसा अंगूठा रख के अपने कुल देवता का नाम लिया। अब दोस्त कैसा करते हैं, राजवर्धन थोड़ी देर छटपटाता है और फिर वहां से उठ के थोड़ी दूर पे जाके एक पहाड़ के ऊपर बैठ जाता है। वहां बैठकर इसने थोड़ी देर मेडिटेशन किया और उसके बाद ये बताते हैं कि मेरा दिमाग ना एकदम शांत हो गया था। मैं अब एकदम अपने प्रॉपर होशो आवाज में था। इसके बाद राजवर्धन ने अपने दोस्तों से माफी मांगी। उसने बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था मेरे साथ। और करीब 20 मिनट के बाद ही अपना सामान पैक करके ये सब वहां से नीचे जाने की तैयारी करने लगे। और जब ये वहां से निकल रहे थे ना, तभी ये देखते हैं कि भाई एकदम बारिश जैसा माहौल हो चुका है। हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी थी और जिस चोटी की तरफ राजवर्धन तेजी से बढ़ रहा था वहां इन्होंने देखा कि एकदम तूफान जैसा माहौल बना हुआ है। उस पॉइंट पर राजवर्धन को किसी इंसान की आकृति दिखाई दी। ये बताते हैं कि इनको ऐसा लग रहा था कि वो जो भी इंसान था वो राजवर्धन से बहुत नाराज है कि राजवर्धन यहाँ ऊपर चोटी तक क्यों नहीं आया। और नाराज होके वही इंसान वहां पर ऊपर तांडव कर रहा था एकदम।
अब उस तूफान की तरफ 5 मिनट तक ये लोग देखते रहे और उसके बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है। राजवर्धन के दोस्तों ने बोला कि भाई जल्दी चल यहाँ से। इन्होंने राजवर्धन को बताया कि अगर तू ऊपर पहुंच जाता तो तू कभी जिंदा वापस लौटता ही नहीं, चारों तरफ बर्फ की चादर होती और तू उधर ही दफन होके मर जाता। राजवर्धन दोबारा उस चोटी की तरफ मुड़ के देखता है और उसे एहसास हुआ कि वो जो भी एंटिटी, जो भी इंसान है ऊपर, वो इसे दोबारा अपनी ओर पुल कर रहा है कि तू बस आ जा मेरे पास ऊपर। पर इस समय राजवर्धन एकदम होश में था। फिर इसके दोस्तों ने बताया कि तू जहाँ से ऊपर कूदा था ना, तो कूद के जहाँ नीचे गिरा था बर्फ में, वो एक देव स्थान है और उसी देव स्थान की वजह से राजवर्धन बचा रहा। पर ये इस कहानी का एंड नहीं है। ये लोग ट्रैक कंप्लीट करके वापस नीचे आते उस डैम के पास जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था, और उस डैम के पास ही इनको वहाँ का एक लोकल गाइड मिल जाता है। इन्होंने सारी बात उस गाइड को बताई कि अभी राजवर्धन और हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ ऊपर। तब पूरी कहानी जानने के बाद गाइड ने राजवर्धन को बोला कि आपने जहाँ पर पॉटी किया था उस जगह कुछ आकृति बनी हुई थी। वो जगह गाँव वालों ने अपने देवता को बलि देने के लिए बनाई है। कोई अगर उस पे पैर रख दे या पेशाब कर दे तो उसे बहुत अजीब सा फील होने लगता है और धीरे धीरे वो अपनी ही बलि देने के लिए खुद को तैयार करने लगता है। वो पहले जाके नहाता है झरने के पास, उसे ठंड भी नहीं लगती और ना ही उसे कोई थकान होती है। नहाने के बाद वो अपनी बलि देने के लिए सीधा चोटी की तरफ भागने लगता है जैसा आप भाग रहे थे। और फिर उस गाइड ने एक चीज रिवील की कि जो आपके दोस्त थे वो जिस पहाड़ की तरफ जा रहे थे ना लास्ट डे, वो देवरूपा पर्वत है। पर आपने जो दूसरा रास्ता लिया था चढ़ने के लिए, उस रास्ते से आप देवरूपा नहीं बल्कि एक दूसरे पीक पर पहुंचते हैं जिसका नाम है राक्षस रूपा। कई साल पहले सब देवता को पूछते थे, इंसान भी और राक्षस भी। देवता तक पहुंचने का इंसानों का रास्ता अलग था और राक्षसों का अलग। आप इंसान का रास्ता छोड़ के राक्षसों वाले रास्ते पर चलने लगे थे, और अगर आप उस रास्ते से होते हुए ऊपर चोटी तक पहुंच जाते ना, तो आप आज हमारे बीच खड़े नहीं होते। कई लोगों की जान जा चुकी है इस तरीके से। जो भी वहां पर अपनी बलि देने के लिए ऊपर जाता है वो एक तूफान के लपेटे में आके गायब हो जाता है एकदम, और उस जगह पर कई लोगों ने ब्लैक मैजिक भी कर रखा है। अब गाइड की ये सारी बातें सुन के इनकी हालत खराब हो जाती है। ये लोग वहां से तुरंत निकलते हैं वापस सोगी के लिए। पर राजवर्धन के मन में अभी भी ये सारी बातें चल रही थी कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, जो ऊपर मैंने भेड़िए का शेप देखा था वो सब क्या था, क्या हुआ ये सब कुछ। अब इस क्यूरोसिटी ने ही राजवर्धन को बहुत डीप रिसर्च करने पर मजबूर कर दिया। ये सोगी पहुंचते हैं और उसके बाद कई दिनों तक ये गांव में जा जाके लोगों से इन्होंने बात की, वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि ये सब मेरे साथ हुआ है, क्या था ये सब कुछ। तब इन्होंने धीरे धीरे उस मिस्ट्री को समझा। राजवर्धन को पता चलता है कि उस मलाना गांव में सालों पहले एक जमदाग्नि नाम के ऋषि रहा करते थे। उन जमदाग्नि ऋषि ने वहां के रहने वाले लोगों को कई सारी शिक्षाएं दी। नेचर के साथ रहना, नेचर से कम्युनिकेट करना, दुआ लगवाना या फिर ऐसे झाड़ फूक करना, ये सारी विद्याएं वहां के लोगों को आती थी। मलाना गांव के बारे में आपने ऐसे भी सुना होगा कि वहां के लोग बहुत अलग रहते हैं, खुद को टच नहीं करने देते। वहाँ के देवता होते हैं जो उन्हें सही गलत के बारे में बताते हैं। कल रात को क्या हुआ था या फिर फ्यूचर में कुछ आने वाली ऐसी आपदा है तो उस सब के बारे में भी वहाँ के देवता इनको अवगत करा देते हैं। अब उन्हीं देवता को बलि देने के लिए इन लोगों ने ऊपर वो आकृति वाला स्पॉट बनाया था जहाँ पर राजवर्धन जाके फ्रेश हुए थे। राजवर्धन बताते हैं कि वहाँ के लोग हमसे दूरी बना के रखना चाहते हैं और उनके इस प्राइवेसी वाले रिचुअल को मैंने ब्रीच कर दिया था। एक तरह से मैंने उनकी जगह को अशुद्ध कर दिया था। कुछ पंडित से मिलने के बाद राजवर्धन को यह भी पता चला कि पहाड़ों की जो देवी होती हैं, डाकिनी देवी, वो राजवर्धन को याद कर रही थी। यहाँ पर डाकिनी देवी की सवारी है फॉक्स। उन पंडित ने राजवर्धन को यह भी बताया कि डाकिनी देवी अपने प्रेमियों को याद करती हैं, उन्हें अपने पास बुलाती हैं और फिर उन्हें बचाती भी हैं अगर वो किसी मुसीबत में पड़ जाए तो। उस रात आसमान में राजवर्धन ने जो आकृति देखी थी वो एक्चुअली में एक फॉक्स का शेप था। तभी जब इसने स्टार गेजिंग एप्स उसकी ओर पॉइंट आउट किया तो उसमें फॉक्स बन के आया, पर राजवर्धन को वो भेड़िया लग रहा था। अब जो ये फॉक्स है यही डाकिनी देवी की सवारी होती है। वो राजवर्धन को स्टार्टिंग से ही प्रोटेक्ट कर रही थी और उन्हीं की कृपा की वजह से ना राजवर्धन उस राक्षस रूपा चोटी के ऊपर तक नहीं जा पाए। तो यार ये थी पूरी कहानी जिसमें एक देवी ने अपने भक्त को बचाया। मुझे पता है ये स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, पर इसे समझने के लिए आपको शायद दोबारा ये वीडियो देखना पड़े और सारे डॉट्स को एक एक करके आराम से कनेक्ट करना पड़े। और सारे डॉट्स को जब आप एक एक करके आराम से कनेक्ट करेंगे तब आप इस पूरी स्टोरी को समझ पाएंगे। जिन लोगों ने स्किप कर करके देखा है उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा भाई। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।